नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो में। और इस वीकली शो में हम सुनील सुब्रमण्यम सर के साथ डिस्कस करते हैं कि पिछले हफ्ते क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं और उसका नेक्स्ट वीक में क्या असर पड़ेगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में भी क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल चेंज होते हैं। तो लास्ट वीक हमने देखा कई सारी बड़ी घटनाएं हुई हैं और उसका असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो फेड की तरफ से एक बड़ा फैसला हुआ और ट्रेड डील की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा है। काफी पॉजिटिविटी है। तो कुछ चीजें बेसिक जो आपको दिखा दूं, जो हमारे दिमाग में 3 सवाल आ रहे हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल तो यह है कि जो ट्रेड डील है क्या अब बिल्कुल करीब पहुंच गए हम होने वाली, क्योंकि बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट आए हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यूएस के, उनकी तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी। तो क्या होने वाला है उसमें। दूसरा जो है, जो फेड ने रेट कट किया है और $40 बिलियन हर महीने की वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, उसका इंपैक्ट इमर्जिंग मार्केट और खासतौर पर भारत पे क्या पड़ेगा और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। लास्ट वीक हुआ क्या गया, आपका पूरा मार्केट कमजोर था। केवल 2 दिन लास्ट में थोड़ा संभलने की कोशिश की, अदरवाइज पूरे 3 दिन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे काफी गिरावट देखने को मिली, जो कि इंडेक्स में हमें दिख रही है। वीकली नंबर्स हमने दिखाए आपको। सेक्टर एक था सिर्फ जो मेटल थोड़ा सा ऊपर गया, बाकी सारे सेक्टर ये टॉप लूजर्स हैं सीक्वेंस में। और इसके साथ ही एफआई का नंबर देखिए, पिछले कई हफ्तों के बाद पहला हफ्ता था जहां लगातार उन्होंने पूरे 5 दिन बेचा, 9,200 करोड़ की बिकवाली की। और डीआईएस ने उससे दुगने से ज्यादा, 20,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग की है। एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा आपको ये चित्र दिखा दूं कि पिछले 2025 के ट्रेडिंग डेज जितने थे उसमें हर घंटे ट्रेडिंग आवर्स में 110 करोड़ रुपए की बिकवाली की एफआईज ने। इस तरह नंबर आया है और ये नंबर एक्चुअली ईयरली नंबर में दिख भी रहा है। 2025 में अब तक 2,91,000 करोड़ की सेलिंग की उन्होंने और डीआईएस ने दुगने से ज्यादा 7.5 लाख करोड़ की बाइंग की है। 24 में ये नंबर 3 लाख करोड़ और 5,26,000 करोड़ था। क्या इस साल भी 3,02,000 करोड़ को पार कर जाएंगे, क्योंकि अभी दिसंबर के काफी ट्रेडिंग डेज बाकी हैं। तो ये नंबर भूलना नहीं चाहिए। इसको भी आगे चलते हुए ईयर एंड में इसको डिस्कस करेंगे कि एफआई का रुख क्या था। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब ये ट्रेड डील क्या होना है। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जो 3 प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं वो पहली है हमारे लिए। तो पहले तो ट्रेड डील का ही समझाइए हमें कि क्या लग रहा है कि एकदम होने वाली है। जरूर, आई थिंक हवा बदल गई है थोड़ी। क्यों? क्योंकि एक दिन एक फोन कॉल भी हुआ था मोदी जी और मिस्टर ट्रम्प के बीच। और ये खास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी भी पुतिन आके गए और सब लोग कह रहे थे कि हाउ विल अमेरिका रिएक्ट टू इंडिया गेटिंग क्लोजर टू रशिया। तो बातें बहुत उसमें चली थी कि रशिया ने कहा कि मैं $100 बिलियन तक वैल्यू को लेके जाऊंगा। भैया 100 बिलियन और यूएस का 500 बिलियन है टारगेट। तो जमीन आसमान का फर्क है, वो याद रखिए। सेकेंड, मिस्टर ट्रंप ने उसके बाद भी फोन किया और बात किया मिस्टर मोदी से। सो शायद ये ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कुछ अग्री टू डिसएग्री की तरह कुछ किया होगा मेरे ख्याल में। तो लगता है कि उनके टेबल पे आ गई है, इसलिए उन्होंने बात उठाई है। वो एक नंबर है। नंबर 2 है कि जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर जेमिसन गिरियर, उन्होंने कहा कि मोस्ट इश्यूज आर रिजॉल्व। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया का बेस्ट एवर मार्केट एक्सेस का ऑफर इंडिया ने किया है। अब ये भयंकर स्टेटमेंट है, क्योंकि मार्केट एक्सेस बने उनके लिए चाहिए एग्री और डेयरी में मार्केट एक्सेस। और ये बेस्ट एवर का समझ सकते हैं कि अगर इंडिया ने समझिए 1% अभी तक उन्होंने ऑफर किया इंडियन मार्केट को, अब 1.5% होता तो भी बेस्ट एवर बन जाता। तो इसलिए ये बेस्ट एवर का शब्द तो निफ्टी की हाई की तरह है, राइट। तो मगर वहां से ऐसी पॉजिटिव तरीके के बातें आने से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि शायद वी आर क्लोजर टू द एंड ऑफ द नेगोशिएशन देन। बट ईयर एंड अभी 10 दिन बाकी है। मुझे नहीं लगता है कि ईयर एंड के अंदर कुछ होगा, मगर मार्च 2026 के अंदर जरूर एक प्रोबेबिलिटी दिखती है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से तो ऑब्वियसली हमें देखना चाहिए पहले कि जीडीपी का इंपैक्ट, राइट। तो शॉर्ट टर्म में ये टैरिफ का अगर 50 से 15 से 20 आ सकता है। अभी 50 से 25 तो होना ही है, क्योंकि वो रशिया वाली बात ऑलरेडी हमारी ऑयल की एनर्जी का जो रशिया से खरीद रहे हैं वो पीएसयूज और रिलायंस और नायरा ने ऑलरेडी थोड़ा कम करा दिया है। सेकेंड बात है कि हमने भी एलपीजी का डील साइन किया है यूएस के साथ उधर एनर्जी खरीदने का। तो मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट का पहला हेडलाइन होगा कि 25% गोज अवे, राइट।
सेकंड होगा उस 25 से भी 15 से 20 तक जाने की क्षमता है, क्योंकि फिर डील तो वही डील है, नहीं तो ये 25 तो उसके पहले ही था, राइट। तो वहां पे अगर वो इवन 5 या 10% घटती है तो इंडिया का शॉर्ट टर्म जीडीपी यानी अगले साल की जीडीपी में ही आपको एक 30 बेसिस पॉइंट टू 60 बेसिस पॉइंट्स यानी 7% हमारी जीडीपी पार कर सकती है आसानी से फॉर FY27। तो वो नेचुरली एक अच्छी खबर है। और ये कहां से आएगी, क्योंकि 4 से 5 बिलियन डॉलर रीगेन्ड एक्सपोर्ट्स, क्योंकि देखिए 55%, $87 बिलियन टोटल हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट है, उसमें से 55% वो आर अफेक्टेड बाय द टैरिफ, क्योंकि उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी था गुड्स का, ऐसा नहीं कि पूरे के ऊपर लगा था टैरिफ। ओके, उन 55% से यानी 40 to 50 बिलियन डॉलर में अफेक्ट हुए थे और नुकसान हुआ था 10 से 15% उसमें। करेक्ट। तो इट्स नॉट लाइक यूएस का कंप्लीट एक्सपोर्ट शटडाउन हो गया, राइट। उस 10 से 15% होता है 4 से 5 बिलियन, तो उसकी वापसी दिखती है। और क्या हुआ था कि ये टैरिफ शॉक्स के करीब उतना लॉस हुआ था, $2.5 बिलियन पर मंथ, यानी $30 बिलियन पर एनम, राइट। तो वो जो शॉक है उससे रिकवरी का कहां पे दिखता है, टेक्सटाइल्स, जेम्स और केमिकल्स। तो इकोनॉमिकली इन्हीं सेक्टर के ऊपर उसका एक बेनिफिट आपको दिखेगा। और अगला इसके बाद हम आएंगे कि इसमें क्या है कि टेक्सटाइल, जेम्स और केमिकल्स में खास करके इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखना है, मैंने नंबर में दिखाया उधर, मगर इंपॉर्टेंट थिंग है कि ज्यादातर एक एमएसएमई एसएमई का मामला है, कुछ गिने चुने लिस्टेड प्लेयर ही है मार्केट में। तो इसका रियल इंपैक्ट आएगा आपको कहां से, इसका आएगा थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट फ्रॉम कैपेक्स एंड कंजम्पशन, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का अगर उधर बिजनेस बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगी, तो कंजम्पशन बढ़ेगी, वो भी अपना कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो एक सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट कंपनीज के ऊपर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उतने बड़े बड़े टेक्सटाइल केमिकल कंपनीज गिने चुने, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर ज्यादातर इनका बेनिफिट नॉन स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस में ही होगा, मगर उसका स्पिल ओवर बेनिफिट इकोनॉमी में थ्रू कैपेक्स एंड कंजम्पशन आपको दिखाएगा। सेकेंड है कि नेचुरली रुपी का स्टेबलाइजेशन होगा इसमें, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ती है तो 1 to 2% टेल विंड रुपी का डेफिनेटली आके रुपी को थोड़ी स्ट्रेंथन कर सकती है ये ट्रेड डील। ये हुआ इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर। अब मार्केट के ऊपर आते हैं। मार्केट का इंपैक्ट होगा कि क्या है कि 2 दिन से ऑलरेडी रैली शुरू हो चुकी है। देखिए फेड रेट कट भी उसी दिन हुआ था और मोदी और ट्रम्प की टॉक भी उसी दिन हुई थी, तो लोग सोचे कि फेड रेट कट का इंपैक्ट था। मेरा मानना है नहीं, ये ट्रेड डील का इंपैक्ट से कारण मार्केट बढ़ा था लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को। ओके, तो लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स मेरा मानना है कि ये हर साल 60 बेसिस पॉइंट्स हमारे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ पर ईयर फॉर 10 इयर्स ऐड कर सकता है, और हमारी करंट बेस से एक्सपोर्ट्स का 64% का ग्रोथ आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड डील का जरूर एक अच्छा इंपैक्ट होगा जो मार्केट को रिकॉग्नाइज करेगी। तो एज एन इन्वेस्टर आपको अभी क्या करना चाहिए, एक्सपोजर टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में मेंटेन कीजिए, क्योंकि अभी तक ये बाय ऑन द रूमर का स्टोरी है, खबर नहीं है। तो आप जो भी एक्सपोजर ले चुके हो उसको मेंटेन कीजिए, आईटी सर्विसेज, डिफेंस, एनर्जी, जो एक डील रिलेटेड सप्लाई चेन शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना से बेनिफिट उठा सकती है, नंबर 1। और एज ए हेजिंग स्ट्रेटेजी आप अपने डोमेस्टिक रेसिलिएंट एक्सपोर्टर्स जो है, जैसे फार्मा देखिए, क्योंकि हम यूएस को 25% ऑफ यूएस फार्मा का नीड हम ही सप्लाई करते हैं, क्यों रेसिलिएंट है वो, यूएस थोड़ी हमें उसको बंद करा सकती है। तो एक्सपोर्ट में एक होता है सेक्टर जिनको बेनिफिट मिल सकता है, दूसरा होता है जिनका रेजिलियंस होता है, यानी अगर डिले हो गया ट्रेड डील भी उतनी गिरावट नहीं आएगी। तो एक एक्सपोर्टर को प्ले करना है तो इस तरह से बैलेंस तरीके से आप प्ले कीजिए। ओके सर, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक रेट कट वाला, मुझे एक चीज यहाँ बताइए, जो ये बेस्ट एवर एक्सेस वाला जो वर्ड है जिसको आपने एक्सप्लेन किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्री में कुछ ज्यादा ही लीनियंसी एक्सेस दे दें हम और तो दिक्कत हो जाए? नहीं, वो देखिए, वो जैसे आईआईटी कॉलेज में सुनते हैं ना, स्टूडेंट ने चौथे मंजिल से नीचे गिर के मर गया, वो पॉलिटिकल सुइसाइड होगा। तो मेरा मानना ये बेस्ट एवर है, एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट। ओके बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर वो करना था तो हम पहले दिन कर सकते थे, और इतना एक 6-8 महीने का इतना तनाव सब अवॉइड कर सकते थे ना।
तब कर सकते थे। यस, बिल्कुल हम उसको यील्ड नहीं करेंगे। कुछ वही कह रहा हूं मैं, कुछ हाई एंड चीजेस में या कुछ एक लिमिटेड तरह से हम उस कॉर्न से लेकर एथेनॉल यूज करके पेट्रोल में करेंगे और उसको इमीडिएटली गवर्नमेंट क्या अनाउंस करेंगे, पेट्रोल में 10 पैसे कुछ 25 पैसा या 1 रुपए का प्राइस ड्रॉप भी अनाउंस कर देगी, ताकि लोग भी खुश हो गए कि यूएस से करने के कारण मेरे पेट्रोल का दाम गिर गया। दे हैव टू पॉलिटिकली मैनेज इट। So if वेरी they do a इंपॉर्टेंट। deal on this access, they have to give something back to the people. राइट, कि ट्रेड डील के कारण आपकी पेट्रोल की दाम 1 रुपया 2 रुपया घट गई, तो देन इट पॉलिटिकली दे कैन मैनेज। अदरवाइज ये बेस्ट एवर सब है, 1% से 1.1% बनना भी बेस्ट एवर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब सर आया दूसरा टॉपिक कि फेड ने रेट कट किया जैसा एक्सपेक्टेड लाइन पे था। हाँ, और $40 बिलियन का वो ईजिंग भी करेंगे। करेक्ट। तो इसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 40 बिलियन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उससे बहुत पैसा आएगा अपने यहाँ। नहीं देखिए, 40 बिलियन जरूर इंपॉर्टेंट है, मगर सेकेंड हाफ ऑफ जो लाइन आपने कहा वो इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट ट्रू। ज्यादा पैसा जरूर यूएस मार्केट में आएगा, बिकॉज 2.4 ट्रिलियन US डॉलर, एक ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़, राइट। सो 2.4 लाख करोड़ US डॉलर उन्होंने निकाला था सिस्टम से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में 2022, यानी कोविड की लूजनिंग के बाद जो टाइटनिंग की काम शुरू किया था उन्होंने, उसको अभी खत्म करके अभी वापस क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं और वापस 2.4 ट्रिलियन को वापस लगाने में 5 साल लग जाएंगे भैया। अब सोचिए कि ना 40 बिलियन का 2.4 ट्रिलियन कहां पे है, राइट। तो इट्स अ पिवटल चेंज, जो नहीं कि एक श्रिंकिंग से एक एक्सपेंशन मोड में है, वो कह सकते हैं। जरूर ये लिक्विडिटी का पॉजिटिव होगा और ग्लोबल लिक्विडिटी के लिए पॉजिटिव होगा, और जनरली ये इमर्जिंग मार्केट एसेट्स के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, वो सच है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये रेट कट का इंपैक्ट क्या होता है कि बैलेंस शीट एक्सपेंड कर रहे हैं फेड अपना, राइट, लिक्विडिटी के जरिए, राइट। तो वो जो बैलेंस शीट को लिक्विडिटी के जरिए एक्सपेंड करते हैं तो पॉलिसी रेट्स उसके साथ कम होती है ना, तो डॉलर वीकन होता है। इसका मैं एक मूल तरीके से मैं बताता हूं, राइट। तो डॉलर वीकन होता है तो नेचुरली क्या होता है कि वीकर डॉलर से ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस में ईजिंग आ जाती है, राइट। तो क्या होता है कि इमर्जिंग मार्केट एफएक्स, एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को, लेंडिंग को और इक्विटीज को, तीनों से ये सबको उसका बेनिफिट होता है। इसको जनरली बेनिफिट आता है हाई बीटा मार्केट को। ये हाई बीटा में बाद में समझाता हूं, बीटा के बारे में थोड़ा आज डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, मगर ये जनरली हाई रिस्क मार्केट, अब के लिए मैं बीटा के बदले में रिस्क शब्द यूज करता हूं। हाई रिस्क जैसे करेंसी होता है, क्रेडिट होता है, और क्रेडिट इक्विटी के लिए पॉजिटिव होता है, एक लिक्विडिटी की माहौल, राइट। तो रिस्क क्या है इसमें? तो मार्केट अब फर्दर ईजिंग को प्राइस कर रही है 2026 में, बट अग्रेसिव कटिंग नहीं, खाली एक रेट कट या मैक्स 2, और उसके अगले साल में शायद 2, राइट। तो फेड की बातों से वही पता लगा। तो ये स्टोरी इज नॉट अबाउट अ चेंज फ्रॉम दिस टू दैट, इट इज जस्ट दैट लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं। रेट कट का उतना अग्रेसिव कटिंग साइकिल नहीं होगा। तो जनरली आपको बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों हाथों हाथ जाना चाहिए। अग्रेसिव रेट कटिंग अलोंग विथ लिक्विडिटी ही आपको एक सुपर पॉजिटिव होती है। इस बार रेट्स में उन्होंने थोड़ा सावधानी से कहा है फ्यूचर के बारे में, और लिक्विडिटी ही खाली रिलीज करने की बात किया है। तो याद रखिए कि ये फुल पिवट नहीं है पैनिक मोड में, मगर धीरे धीरे लिक्विडिटी को घुसा रहे हैं, राइट। तो ये रिस्क के साथ और एक रिस्क भी है कि डाउनसाइड रिस्क आर बिल्डिंग। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, ये डाउनसाइड रिस्क बिल्डअप हो रहा है अमेरिका में, उसको कुशन करने के लिए ये कर रहे हैं, राइट। बट अगर ये रेट कट का तेजी बढ़ता है तो क्या यूएस में स्लो डाउन और तेजी से बढ़ रहा है, हार्डर यूएस स्लो डाउन होगा, फिर ऑपोजिट होगा। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर यूएस स्लो डाउन होती है, वो 30% है वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर हिस्सा, तो फिर ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्लो डाउन आ जाएगा। तो एक ईएम रिस्क, तो कि जब ग्लोबल स्लो डाउन होता है, किस इमर्जिंग मार्केट्स के कंट्रीज जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए टैरिफ का इतना बड़ा मामला बन गया था ना, क्योंकि वो सब
एक्सपोर्ट यूएस को करके ही अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं। अगर यूएस ही स्लो डाउन में चले जाए तो इमर्जिंग मार्केट का ग्रोथ भी स्लो डाउन हो सकता है, तो एक रिवर्स स्क्वीज हो सकता है। तो ये फाइनली बैलेंस स्थिति है कि मार्केट्स को रेट कट पसंद है, मगर जब रेट कट अग्रेसिव होकर एक रिसेशन को प्रेडिक्ट करती है तो वो रिसेशन का मल्टीप्लायर इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट की ग्रोथ के ऊपर भी आता है, तो वो स्लो डाउन का इंपैक्ट इमर्जिंग मार्केट में भी आ जाएगा। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में शुरुआत में यही हुआ था। राइट। तो सर मुझे इंडिया स्पेसिफिक जाने से पहले एक सवाल और है, अगर फेड के पसंदीदा व्यक्ति मई में बन गया है फेड चेयर, तब तो रेट की साइकिल वो और तेजी से कट वाली करा सकते हैं। अभी तो पावेल साहब थोड़ा मानते नहीं है। नहीं, मैं मानता, मैं समझ गया जो कह रहे हैं आप। तो फेड में क्या होता है कि एक होता है रेट कटिंग की एक्चुअल कटिंग, दूसरी होता है क्या बातें करते हैं उसके बारे में। अगर वो रेट कट करते हैं कि सपोर्ट ग्रोथ, बात अलग है। अगर रेट कट कर रहे हैं कि रिसेशन में जा रहा है इकोनॉमी, तो बात अलग है। तो जब रेट कट करते हैं, इसीलिए ना उन दिनों से आप देखिए बेन बर्नांकी थे, उन दिनों से उनकी शब्दों के ऊपर, उनकी टोन के ऊपर, उनके आईब्रोज के ऊपर, क्या आईब्रोज को उठाकर बात कर, क्यों होता है ना कि कारण क्या होता है, मैं रेट कट कर रहा हूं, जैसे अपने आरबीआई गवर्नर रेट कट कर रहे हैं ग्रोथ को और भी धक्का देने के लिए, समझ रहे हैं आप। इंडिया में रेट कट के कारण कोई स्लोडाउन नहीं है भैया। 8.7% नॉमिनल जीडीपी भी 8.7% है, हम कोई स्लोडाउन में नहीं है। स्लोइंग जीडीपी ग्रोथ है 8.8 to 8.7 नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी तो अच्छी है, मगर वो बात इंपॉर्टेंट है, यहां पे पॉजिटिवली उसको ले जा रहा है क्योंकि वो ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद फ्रंट लोडिंग ऑफ द रेट कट। तो जब पावेल के सक्सेसर आके रेट कट करते हैं और वो बताते हैं कि मैं ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए रेट कट कर रहा हूं, मैं फ्रंट लोड कर रहा हूं, तो वो भयंकर पॉजिटिवली लिया जाएगा मार्केट में। मगर अगर वो कहते हैं कि अरे दुविधाएं सामने हैं, इकोनॉमी रिसेशन पे चल जा रही है, इसलिए मैं रेट कट कर रहा हूं, तो वो एक डिफेंसिव मेजर होता है। तो इसका डिफरेंस कैसे होता है, ये होता है कि जो पैनिक में रेट कट करते हैं वर्सेस जो प्रोएक्टिवली ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेट कट करते हैं। इसलिए प्रीवियस स्लाइड में देखे मैंने पैनिक पिवट का शब्द का नाम इससे किया था। पैनिक पिवट यानी वो वर्ड होता है प्रीवियस में, देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने शब्द इस्तेमाल किया पैनिक पिवट। पैनिक पिवट माने अरे सब कुछ घूम गया, अब मुझे रेट कट करके किसी तरह आई हैव टू स्टॉप द फॉल। वो बात अलग है, मैं रेट कट कर रहा हूं ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ और भी तेजी से बढ़े, वो बात अलग है। तो रेट कट नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेट कट की सोच और थॉट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो वही सक्सेसर नेचुरली वो भी डेटा डिपेंडेंट होंगे, मई में आ रहे हैं वो, तो उनका फर्स्ट मीटिंग शायद जून और जुलाई में होगा, राइट। यस। तो तब तक देखते हैं यूएस का डेटा क्या बताता है, क्या होता है, वो सब देखने की बात है। वही कह रहा था मैं कि रीजन फॉर द रेट कट इज इंपॉर्टेंट। तो अब इंडिया स्पेसिफिक है, नेचुरली इसमें क्या है, एक्सटर्नल रेट कट की तो आरबीआई को और भी रूम मिलता है कि अपना स्टांस अपनी तरह से डिसाइड किया जाता है। अगर यूएस में टाइटनिंग के सिचुएशन होते हैं तो आरबीआई के हाथ भी बंधे हुए होते हैं, राइट। तो ये जनरली फ्रेंडलियर एक्सटर्नल रेट बैकड्रॉप है, तो आरबीआई की अपनी तरफ से इंडिया स्पेसिफिक वो एक्शन ले सकते हैं, बाहर के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं होती नहीं। तो वो एक अच्छी खबर है। और इंडिया स्पेसिफिक और भी बात है कि जब पैसा बाहर आता है ईएम्स को, तो हायर क्वालिटी डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन ईएमएम्स, जो ईएम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे शायद ताइवान लीजिए या इमर्जिंग कोरिया लीजिए, जो यूएस को ज्यादा सप्लाई करके यूएस के बारे में डिपेंडेंट है, वेरएज हमारी जैसे या मेक्सिको जैसे जो डोमेस्टिक डिमांड से सपोर्ट होता है और उनकी क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ भी हायर क्वालिटी होती है, उनको मोर ड्यूरेबल बेनिफिट मिलेगा इस लिक्विडिटी साइकिल का, बिकॉज लेस रिलायंट ऑन फास्ट मनी। अभी फास्ट मनी किसको जाएगा, जो अभी रेट कट हो रहा है तो अमेरिका में ग्रोथ को बूस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका की ग्रोथ के कारण उनकी इकोनॉमी में बूस्ट आएगी करके वहां पे और ज्यादा तेजी आ सकती है, राइट। तो फास्ट मनी चेसेस ग्रोथ, लॉन्ग मनी चेसेस स्टेबिलिटी, करेक्ट, राइट। तो फास्ट मनी वाले मार्केट में नेचुरली इनिशियली आपको बढ़त ज्यादा दिखेगा, बट इसे नाराज नहीं होने का, क्योंकि इसका कारण है कि हमारी
डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्रिवन है। और थर्ड बात आती है, इसीलिए हमारी वैल्यूएशंस पे पैसा आने के लिए दो बात होती है। एक है हम डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी हमारे ऊपर कम होगा, बिकॉज हम शॉर्ट हॉट मनी पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नंबर वन। नंबर टू है वैल्यूएशन, हम ऑलरेडी एक्सपेंसिव है अगेंस्ट एमर्जिंग मार्केट, तो यहाँ पर लिक्विडिटी आके हमारे वैल्यूएशन को सस्टेन करेगी, मगर हमारा री रेटिंग नहीं होगा। राइट, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जहां जो मार्केट में री रेटिंग होगा वहां पे नेचुरली जबरदस्त एक पिवट होगा फ्लोज का। तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। सेकंड है कि ये सॉफ्टवेयर यूएस यील्ड्स और स्ट्रॉन्ग लेस स्ट्रॉन्ग यूएसडी, मैं वीक यूएसडी नहीं डाल रहा हूं लेस स्ट्रॉन्ग यूएसडी, राइट, प्रेशर रुपी के ऊपर ढलेगी, राइट, और इंडियन बॉल डील्स को भी नेचुरली। तो शायद इसके कारण एफआई का इक्विटी और डेट का आउटफ्लोस का जो सिलसिला है वो कम हो सकता है। तो ये बड़ी पॉजिटिव है फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, राइट, राइट, ओके। और शायद एक री एंट्री भी हो सकती है इसके कारण। लीव द ट्रेड डील असाइड, इसके पहले वाली स्लाइड में एक लास्ट लाइन है नीरज जी कि मॉडेस्ट री एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि अगर यूएस का ईजिंग ग्रोथ फ्रेंडली है, मैंने कहा ना, वो अगले पावेल की जो सक्सेसर भी आ रहे हैं या पावेल की अगली मीटिंग में भी अगर वो रेट कटिंग का साइकिल जारी रख रहे हैं एज अ ग्रोथ फ्रेंडली रादर देन रिसेशन प्रूफ, तो वो नेचुरली इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि यूएस की ग्रोथ की बढ़त से सभी बेनिफिट होंगे, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूएशन की बात उठाई हमने, उसके प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बताया कि हमारे यहाँ जो है एक स्टेबिलिटी की बात की मैंने। क्या है ये वैल्यूएशन का संबंध होता है एक शब्द जो सभी अस्थमा करते हैं आसानी से, बीटा। बीटा जहां पे सुनो कोई कह रहे बीटा बीटा बीटा, बीटा क्या है, बीटा सो समझने का इमीडिएट काम। तो मैं थोड़ा डीप डाइव करूंगा इनटू व्हाट इज बीटा, ताकि आप समझ सके कि एफआई की आंखों से वो कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बीटा ही एक कंपोनेंट है जो एफआईएस इवैल्यूएट करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स या ऐसी चीज। तो बीटा स्टॉक्स पे भी इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट थिंग क्या कहूंगा, इंडिया का लो बीटा इज जस्टिफाइंग द वैल्यूएशन, क्योंकि हमारी निफ्टी की पी 45 to 72% अबव इमर्जिंग मार्केट पे ट्रेड कर रही है। वेरियस इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें, किसी के साथ हमारा 45% का प्रीमियम है, किसी के साथ 72% का प्रीमियम है इंडियन मार्केट का। तो ये कैसे जस्टिफाइड है, ये लो बीटा के कारण। अब बीटा के ऊपर आते हैं, तो बीटा पहले ये नंबर को मत देखिए, मुझे सुनिए। तो बीटा क्या होता है, मार्केट रिस्क होता है। हाउ डज योर स्टॉक रिस्क कंपेयर टू मार्केट रिस्क? तो जनरली क्या कहते हैं, हाई बीटा माने मार्केट बढ़ती है तो आपका स्टॉक प्राइस बढ़ता है, मार्केट गिरता है तो आपका स्टॉक प्राइस गिरता है। दिस इज इफ बीटा इज 1। अगर बीटा इज मोर देन 1 तो मार्केट 10% बढ़ता है तो आपकी स्टॉक प्राइस 15% बढ़ती है, राइट। और मार्केट 10% गिरता है तो आपकी स्टॉक प्राइस 20% गिरती है। यस, हाई रिस्क हाई रिटर्न। करेक्ट। करेक्ट। सो दैट कॉन्सेप्ट लेकर आप इसमें निफ्टी का बीटा देख लीजिए। ये स्टैंड अलोन बीटा है निफ्टी का। तो क्या है ये, 2009 में 0.45 था, आज 0.09 है। मीन्स ओवर द लास्ट 15 years हमारी बीटा गिर रही है। यस, इमर्जिंग मार्केट का भी बीटा गिर रहा है, बट यू कैन सी कि हम इमर्जिंग मार्केट से बहुत सेफर है, बहुत स्टेबल। तो क्यों कह रहा हूं, ये अच्छी भी है बुरी भी है। एक्चुअली मतलब अच्छा स्टेबल है। स्मॉल कैप स्टॉक, राइट, स्मॉल कैप स्टॉक का बीटा हाई होता है, इसलिए जब मार्केट तेजी से बढ़ती है तो स्मॉल कैप्स और भी तेजी से बढ़ते हैं, और मार्केट तेजी से गिरती है तो स्मॉल कैप और भी तेजी से गिरते हैं, करेक्ट। तो निफ्टी और इमर्जिंग मार्केट्स आर जनरली लाइक अ स्मॉल कैप स्टॉक, बट यहाँ क्या हो रहा है कि हम स्मॉल कैप से मिड कैप, लार्जर मिड कैप स्टॉक बन रहे हैं। यस, करेक्ट। और इसका कंपैरिजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इमर्जिंग मार्केट, अब देखिए एक बात, एक एफआई के लिए इंडिया एक स्टॉक है, और रशिया भी एक स्टॉक है, चाइना भी एक स्टॉक है, ताइवान भी एक स्टॉक है,
तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक. सो इमर्जिंग मार्केट का आप समझिए वो एक निफ्टी इंडेक्स की तरह है, एक इंडेक्स की तरह है जहां पे सभी स्टॉक शामिल होते हैं. तो वही होता है मार्केट. तो अगर नाउ वी कंपेयर की इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट ओवरऑल, अगला स्लाइड में 20-25 साल से हमारी बीटा गिर रही है भैया. यानी हम सेफर मार्केट बन रहे हैं. इसीलिए इतने सालों से कंटिन्यूअसली आपको एफआईआईस निवेश कर ही रहे थे हमारे मार्केट में, क्योंकि विद इन द इमर्जिंग मार्केट पैक हम एक सेफर सा बेट थे. करेक्ट. तो सर ये बताइए कि एफआई को क्या पसंद है, ज्यादा बीटा या कम बीटा? जनरली लोग क्या लाइक करते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म एफआई के लिए कम बीटा पसंद है, शॉर्ट टर्म एफआई के लिए हाई बीटा पसंद है. शॉर्ट टर्म एफआई बेट लेने के लिए तैयार है, वो मार्जिन ट्रेडर है. वो अपना 20 रुपए डालता है, 80 रुपए बैंक से बोरो करता है और 100 रुपए से दाव खेलता है. उसको जहां पे हाई रिस्क ले रहा है तो हाई रिटर्न, तो वो हाई बीटा ढूंढता है. इसलिए लास्ट ईयर में इंडिया का इतना आउटफ्लोज हुआ था ज्यादातर शॉर्ट टर्म एफआईएस के कारण, क्योंकि उनको हमारा हाई बीटा पसंद नहीं था और क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोस ने आके हमारे मार्केट की वॉलिटिलिटी को और भी दबा दिया, तो और भी लो बीटा बन गई रिलेटिवली. तो इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंडिया वाज नॉट अ अट्रैक्टिव मार्केट, राइट. शॉर्ट टर्म, मगर लॉन्ग टर्म एफआईएस के लिए उनको सेफ्टी चाहिए बट ग्रोथ भी चाहिए. करेक्ट. तो लॉन्ग टर्म एफआईएस के लिए, इसलिए मैं एफआईआई मैंने एक एफआईआई की बात नहीं करूंगा. मीडियम टू लॉन्ग टर्म एफआईएस की एक बात अलग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाली हेज फंड्स की बात अलग होती है, राइट. तो बीटा अभी जो कहते हैं बीटा का अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. तो बीटा इंडिकेट्स अ फंड्स, ये फंड के बीटा का मैंने बात कर रहा हूँ, ऐसे म्यूचुअल फंड का भी बीटा होता है. फंड टू सेंसिटिविटी टू मार्केट मूवमेंट, बीटा ग्रेटर 1 मोर वॉलेटाइल देन मार्केट, बीटा लेस देन 1 लेस वॉलेटाइल. तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द इस्तेमाल कर रहा है, मैं 2 मिनट वेट कीजिए, मैं एक्सप्लेन उसके पहले 1 मिनट उसी स्लाइड पे रहेंगे, नंबर देखना से पहले. हाँ, रिग्रेशन और कोवेरिएशन. तो रिग्रेशन क्या होता है? समझिए कि आप एक लाइन पे चल रहे हैं और एक और लाइन पास में चल रहा है. अगर दोनों साथ में बढ़ते हैं या दोनों साथ में गिरते हैं, उसको कहते हैं पॉजिटिव रिग्रेशन. रिग्रेशन इज नथिंग बट कंपेयरिंग वन बिहेवियर विद अनदर बिहेवियर. ओके, सो बीटा इज अ फॉर्म ऑफ रिग्रेशन. मगर रिग्रेशन के साथ कोवेरिएंस होता है कि दो रिग्रेशन को कंपेयर करें, इसलिए वर्ड को है. और वेरिएंस होता है जैसे कैलकुलेशन होता है. वेरिएंस जो होता है वो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन, आपने सुना होगा रिस्क के बारे में, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस. स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन इज वेरिएंस, राइट. सो सेम नंबर. कोवेरिएंस माने इसका वेरिएंस को मार्केट के वेरिएंस से कंपेयर करना. को माने कंपेयरिंग द वेरिएंस. एक नॉट द राइट वे टू एक्सप्लेन बट मैं कह रहा हूं ऐसे सिंपल, राइट. तो माने बीटा इज नथिंग बट आप अपना रिस्क को मार्केट के रिस्क से कंपेयर करें. अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है बीटा, अगले स्लाइड में देखिए. तो ये है एक स्टॉक और ये है मार्केट. अब हर महीने लीजिए, इस स्टॉक ने 1 जनवरी में 3% का रिटर्न दिया, फरवरी में 5%, मार्च में 2%, अप्रैल में 4% और मई में 3.5%. इसकी बिहेवियर ऐसी रहती है जी, मंथली रिटर्न्स है. और वहां पे मार्केट का उसी मंथ में क्या हुआ था? तो जब मार्केट का 2.5% रिटर्न था, इसका 3% रिटर्न था. जब उसका 3% था, इसका 5% था. यहाँ डिस्कशन के लिए मैं खाली पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव नहीं लिया है, टू एक्सप्लेन. तो ये दो डेटा सेट हो गए, मंथली रिटर्न ऑफ द स्टॉक, मंथली रिटर्न ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट. अब कैलकुलेशन इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ व्हाट? 2 थिंग्स. नो, को माने 2, स्टॉक रिटर्न, मार्केट रिटर्न. तो ये दोनों का कोवेरिएंस में कंपेयर करना है और नीचे डिवाइड करने के लिए मार्केट का वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट स्क्वायर्ड. सिंपल. अब अगले स्लाइड में इसका मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको. स्टेप 1, कैलकुलेट मंथली रिटर्न, जो ऑलरेडी उधर है. स्टेप 2, कैलकुलेट कोवेरिएंस बिटवीन स्टॉक मार्केट. तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला नीचे दिया है. कोवेरिएंस इनका आता है 0.56 और वेरिएंस ऑफ द मार्केट आता है 0.22. ये कैसे करते हैं? और बीटा इज नथिंग बट 0.56 बाय डिवाइडेड बाय 0.2, 2.55. अब ये सब आप सोचिए कैसे करूंगा? अरे एक्सेल में फॉर्मूला है, एक डाल दिया नंबर तो विद इन 5 सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा.
आ जाएगा। राइट। सिंपल। तो नीचे दिया मैंने वो फॉर्मूला, कोवेरियंस का एक्सेल में शीट में जाओ, आप देख सकते हैं कि कोवेरियंस डॉट एस ब्रैकेट स्टॉक रिटर्न का रेंज डालिए, वो पूरे को ड्रैग कीजिए आपका माउस कर्सर को, और उसके साथ मार्केट का रेंज भी डिस्कस दोनों डालेंगे, एक्सेल आपको कोवेरियंस कैलकुलेट करके नंबर डाल देगा। बहुत सिंपल है। वेरिएंस का भी फॉर्मूला उधर दिया गया है, डॉलर ब्रैकेट में मार्केट का रिटर्न्स रेंज, यस, दैट्स ऑल। वो कॉपी करेंगे, वो ब्रैकेट के अंदर उसको ड्रैग करके उसको डालेंगे तो वेरिएंस का नंबर आ जाता है। और फिर ए डिवाइडेड बाय बी होता है बीटा, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस। और ये सेट ऑफ डेटा जो पिछले स्लाइड में दिखाया था, उसका कोवेरियंस ऑफ दैट स्टॉक विद द मार्केट वाज 0.56 और उसका मार्केट का वेरिएंस था 0.22। तो मार्केट से कंपैरिजन में उसका 0.56 और मार्केट का स्टैंड अलोन 0.22, तो ए डिवाइडेड बाय डी हो गया 2.55। दिस इज मोर देन 1। दैट मींस इट इज 2.55 टाइम्स एज वॉलेटाइल एज द मार्केट। सिंपल। तो आप मार्केट जाके कोई स्मॉल कैप स्टॉक उठाइए तो इट बी वेरी हाई वेरिएंस, कोई लार्ज कैप स्टॉक उठाए उसका वेरी लो वेरिएंस होगा। सिंपल। सो सर इसमें ये ट्रेनर का रेशियो है। हाँ, तो एफआईएस कैसे इस बीटा को इस्तेमाल करते हैं? वो क्या करते हैं कि वो रिस्क उठा रहे हैं, मगर उनका अल्टरनेटिव क्या है? अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, अमेरिकन डेट मार्केट में डालना, गवर्नमेंट के पास पैसा देना, रिस्क फ्री रिटर्न है ना। अगर वो पैसा उधर डालते तो उनको वो रिटर्न तो मिल जाता। आपके मार्केट में रिस्क ले रहे ना भैया, वो रिस्क का मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है? तो वो क्या करते हैं, आपके मार्केट का रिटर्न जो होता है उसको यूएस ट्रेजरी का ये जो यील्ड होता है, आज 3.75 पे आ गया फेड रेट कट के बाद, उसको डिवाइड करते हैं। तो वो है एक्सेस रिटर्न जो इंडियन मार्केट में डालने से आया उनको, और फिर अपने मार्केट में डालने के कारण क्या रिस्क उन्हें उठाया, वो है बीटा। तो इज द रिटर्न वर्थ द रिस्क? सिंपल सी बात, सिंपल। वो खाली रिटर्न, क्योंकि हमने भी पिछले मैंने भी आपको दिखाया कि हमारी वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट थी, मगर वो खाली वो वर्स्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखते, वो वर्स्ट परफॉर्मेंस वो द रिस्क ऑफ इंडिया भी देखते हैं। Correct. और ये क्या है कि पब्लिक में रिवील नहीं करता है कोई भी, क्योंकि ये हर एक फंड मैनेजर अपनी तरफ से करता है। हाँ। पब्लिक में आपको खाली रिटर्न का स्लाइड दिखेगा, मगर उसका वो क्या रिटर्न लेकर उसको कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो उसके हाथ में है। बट पब्लिकली भी आपको रिस्क फ्री रेट तो सबको जानते हैं। तो इंडिया का बीटा का कंपैरिजन में वो एक बास्केट को कंपेयर करेगा। जो ये बीटा होता है, ये प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे तो मैंने कहा मार्केट स्टॉक के बारे में, राइट? इसके प्रीवियस स्लाइड में देखिए, एक मिनट, राइट साइड में मैंने मार्केट डाला है ना। ये मार्केट हर एफआई के अलग होता है। जो वर्ल्ड मार्केट में निवेश करता है उसके लिए यूएस स्टॉक्स भी होंगे, जापानीज स्टॉक्स भी होंगे, ये भी होंगे, वो सब इंडेक्स को कंबाइन करके ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स एक है, ACWI। उसको मार्केट समझता है वो। वेरएस एक एफआई जो खाली इमर्जिंग मार्केट में डालता है, तो MSCI करके एक इंडेक्स है, वो उसका मार्केट बन जाता है। तो हर एफआई की सोच उसकी पोर्टफोलियो के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मेरी मार्केट क्या है। कोई एक इमर्जिंग मार्केट फंड के लिए इट्स अलग है, एक डेवलप्ड मार्केट फंड के लिए अलग होगा, एक ऑल कंट्री फंड के लिए अलग होगा, राइट? तो हम बैठ के नहीं कह सकते कि ये से, क्योंकि हर एफआई अपने जो पोर्टफोलियो, उनको पैसा जो उठाया उनके इन्वेस्टर से, उन्होंने जो कहा है उस हिसाब से अपना मार्केट को डिफाइन कर लेते हैं, और उसमें वो देखते हैं कि कौन सा ज्यादा रिस्क मार्केट है, कौन सा कम है, और फिर देखते हैं कि क्या ये रिटर्न जस्टिफाइड है। तो ट्रेनर रेशियो आपको रिस्क रिवॉर्ड को कैप्चर करता है, राइट? तो सर, एक सवाल है, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो वहां पे क्या होता है, इंडिया की बात है कि हमारी बीटा कम हो रही है, क्योंकि हमारी बीटा कम हो रही है, हमारा रिटर्न भी जरूरत उनके लिए कम है, इसीलिए हमारी वैल्यूएशंस उनको जस्टिफाइड है। करेक्ट।
तो जो लोग देख रहे हैं इसको वो फोटो खींच के रख सकते हैं, शो को आगे पीछे करके बार बार देख सकते हैं, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक्सेल शीट पे डालिए, सीखिए। और थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत आसान से सीख भी सकते हैं इसको। तो इसका कैसे यूज किया जाता है, ये एफआई वाला आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप उनके लिए है। बट मेरा सवाल एक साथ सिंपल है हमारे दर्शकों के लिए कि जनरली लार्ज मिड और स्मॉल कैप का क्या बीटा होता है जनरली एवरेज, और क्या होना चाहिए जिससे कि आप तुरंत उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उतावले हो जाएं? देखिए बीटा में देयर इज नो गुड और बैड, नीरज जी। ओके, इट इज नॉट, पीपल शुड नॉट थिंक कि हाई बीटा बैड है, लो बीटा गुड है। एज लॉन्ग एज हाई बीटा के कारण वो रिस्क जस्टिफाई कर, रिटर्न जस्टिफाई करता है। ओके, समझ रहे हैं आप? तो ये रिस्क अवॉइडेंस की बात नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट की बात है। आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, बट आपको चुनना चाहिए कि कौन सा स्टॉक अपना रिटर्न को जस्टिफाई करेगा, वो रिस्क को जस्टिफाई करेगा थ्रू द रिटर्न्स। तो एंटायर स्मॉल कैप इंडेक्स विल बी एट हाई बीटा 3 or 4, मिड कैप विल बी एट 2 to 3, लार्ज कैप विल बी 1 to 1.5, 1.6। ओके, बिकॉज क्या है कि मार्केट, आप सोचिए ना, इफ यू टेक द मार्केट, एनएससी 500 इंडेक्स में 75% लार्ज कैप है। तो ज्यादातर फंड्स जो होते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, वे फंड, उनका जो बेंचमार्क होता है वो निफ्टी 500 होता है। तो उनके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज मिड और स्मॉल चुनने का, मगर जब बेंचमार्क में ही 75% लार्ज कैप है तो बीटा ऑफ बेंचमार्क विल बी वेरी लो। तो नेचुरली वो जब वो स्टॉक को डालेंगे तो वो रिटर्न फॉर द रिस्क ऑफ द स्टॉक विद द इंडेक्स। सो इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स में वो स्मॉल कैप लेना, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बिकॉज आपका कंपैरिजन का मार्केट, वेयर एज स्मॉल कैप फंड का रिस्क होता है निफ्टी 250 इंडेक्स, जिसका बीटा हाई होता है, राइट? तो if you want to participate in small cap, it is better to put directly in a small cap fund instead of putting in a flexi cap fund where the fund manager is taking more small cap. Perfect. Okay? Yes. Okay. So the point I want to stress is that high beta is for aggressive investors, low beta is for conservative investor, medium beta is for moderate investor. तो आपके रिस्क एपिटाइट के बेसिस पर आप चूज करते हैं, और ये ट्रेनर रेशियो ही सही है आपके लिए भी। एफआईएस को छोड़िए, क्योंकि देखिए, एक मिनट ट्रेनर रेशियो पे जाएंगे तो मैं बताऊंगा। ये ट्रेनर रेशियो में आपका ट्रेनर रेशियो हाई होना चाहिए, ये तो बात सभी मानना चाहिए ना। वो हाई हो सकता है अगर बीटा हाई हो मगर फंड का रिटर्न भी हाई हो। यस। ट्रेनर रेशियो अच्छा हो सकता है अगर बीटा लो हो मगर फंड का रिटर्न भी लो होगा, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कम मिलेगा। आपका ट्रेनर रेशियो अच्छी होगी मगर एब्सोल्यूट जो आपको पैसा बनता है वो कम होगा ना, वो कम होगा। तो आप रिस्क चुनिए, मगर वहां से रिस्क से पैसा कहां बनेगा उसको चुनिए। मतलब दो इक्वल बीटा स्टॉक्स में एक का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, दूसरा का बुरा हो सकता है। तो इसलिए स्टॉक पिकिंग और सेक्टर पिकिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो इट इज नॉट दैट कि सभी हाई बीटा स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए या खाली लो बीटा में डालना चाहिए, बिकॉज लो बीटा को आपको लो रिटर्न ही मिलेगा, लो रिटर्न ही मिलेगा। तो ब्लेंड होना चाहिए, मगर उसमें जो फंड रिटर्न की बात होती है वहीं पे एक फंड मैनेजर का स्किल आता है इन सेलेक्टिंग द स्टॉक और सेलेक्टिंग द सेक्टर। और आप भी अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां पे देखना चाहिए कि आप बीटा देख लीजिए आपके सभी सेक्टर। सपोज आप मल्टीपल सेक्टर्स की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कंजम्पशन एक तरफ, इंफ्रा एक तरफ, बैंकिंग एक तरफ, सबके बीटा जान लीजिए, ओके? और फिर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न मन में रख लीजिए, राइट? समटाइम्स इट मे बी बेटर टू चूज a 10% return where the beta is 1, right? But if you're getting a 15% return and the beta is 2,
इट इज नॉट वर्थ इट. बट यू मे लुक एट 15% से मुझे 50% बेटर रिटर्न मिल रहा है, 15 कंपेयर टू 10. और उसने जोखिम कितना उठाया आपने बीटा में? यस, ऑलमोस्ट डबल. हाँ, और क्या होता है, डिफरेंस और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रिस्क फ्री रेट इंडिया में 6.5 समझिए. So you are getting 10% return from a large cap. 6.5% is the risk-free return. Means net आपको न्यूमरेटर में 3.5 है. उसको कैलकुलेशन टेबल पे आइए, एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड में. राइट, आप समझिए कि फंड का रिटर्न, वो लार्ज कैप का रिटर्न 10 है, रिस्क फ्री का 6.5 है. तो 10 माइनस 6.5, 3.5. बीटा 1 समझिए लार्ज कैप का. सो आपको ट्रेनर रेशियो 3.5 था. अब वो सेम 6.5 है, अब समझिए बीटा 2 है. आपने हायर रिस्क चुना. तो अगर आपको अभी देखे 15% रिटर्न आया, तो 15 माइनस 6.5 इज 8.5. 8.5 by 2 is 4.25. Good. It is better than 3.5 trainer ratio. Yes. But if the return is only 12%, yes, 12 minus 6.5 is only 5.5 or 6.5. Sorry, 5.5. 5 divided by 2.2. Divided by 2 is only 2 point. तो यही मैं कह रहा हूं कि सब लोग को बीटा, एंड दिस डेज आप जाके गूगल कीजिए, जो भी कीजिए, आपको बीटा मिल जाएगा, पब्लिकली अवेलेबल है बीटा नंबर सी. राइट, और आप देखिए कि क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तब आपको पता लगेगा कि मेरे को रिस्क उठाने के कारण मुझे कितना रिटर्न चाहिए टू जस्टिफाई वो ट्रेनर रेशियो. द हायर द ट्रेनर रेशियो द बेटर. सिंपल. यस. तो दिस इज अ वेरी यूजफुल वे. एफआईज इसको यूज करते हैं, बट आप भी आसानी से इसको इस्तेमाल करते हैं अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट की स्टाइल में. तो यूं मैं बता रहा था कि यही है इशू कि इंडिया के बारे में हमारी लो बीटा स्टेटस में आ रहे हैं. यानी हम इमर्जिंग मार्केट को ओवरऑल एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो समझे, तो हम उधर एक मिड कैप स्टॉक बन रहे हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ इमर्जिंग मार्केट व्हिच आर स्मॉल कैप स्टॉक. तो एक शॉर्ट टर्म एफआई उस तरह के स्टॉक को प्रेफर करेगा, एक लॉन्ग टर्म एफआई हमारी तरह स्टॉक को प्रेफर करेगा. तो इसीलिए हमारे लिए आता है तो स्टेबल लॉन्ग टर्म मनी आता है, मगर शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल मनी आता है जब लगता है कि इंडिया तेजी से दौड़ने वाली है. वो होगा जब टैरिफ डील साइन होगा. ओके. तो सर अब ये लास्ट में मन में क्वेश्चन आता है, इस समय आपका मन क्या कर रहा है, फील गुड वाला है या आपको अभी भी लगता है कि थोड़ा सा वॉच आउट करना चाहिए? नहीं, देखिए मेरा फील गुड है, खाली क्या है कि टाइमिंग हाथ में नहीं है. तो मेरा आज सिंपल सी बात है कि ट्रेड डील डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा एक ना एक दिन. ओके, करेक्ट. ओके, अब मार्केट उसको पूरी तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, और यही दिख रहा है आपको लास्ट 1 ईयर का रिटर्न में. करेक्ट. तो मेरे ख्याल में द वर्स्ट इज ओवर. पेसिमिज्म को डिस्काउंट कर लिया मार्केट ने, इतना नहीं कि इतना करना चाहिए था बिकॉज डीआईए का सपोर्ट रहा. राइट, बट फिर भी डिस्काउंट कर लिया. इसलिए आपको स्मॉल कैप में एक साल में रिटर्न नहीं बने, मिड कैप का भी ठंडा 2-3% या 5% था, लार्ज कैप का थोड़ा बेटर था बिकॉज ऑफ डीआईए बाइंग. तो अब से स्थिति इससे खराब नहीं हो सकती है बिकॉज डीआईए की फ्लोस में कोई कमी नहीं दिख रही है. राइट, करेक्ट. तो बॉटम इज प्रोटेक्टेड. करेक्ट. अब इससे पॉजिटिव न्यूज डोमेस्टिक तरफ से बहुत से आ गई है. इनकम टैक्स से लेकर, जीएसटी कट से लेकर, अच्छी मॉनसून को लेकर, आरबीआई की लिक्विडिटी से लेकर, आरबीआई की प्रोएक्टिव रेट कट से लेकर, खबर तो अच्छी आ रही है. तो अब डोमेस्टिक का मेरे ख्याल में ये सब अभी जो डिसीजंस लिए गए इस साल में 2025 साल में, उसका रिजल्ट आपको 2026 में दिखेगा, क्योंकि अब तक वो सब उम्मीद में चल रही है. क्योंकि राइट, अब वो उसका प्रैक्टिकल रियलिटी आपको दिखेगा. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आरबीआई का री इन्फ्लेशन एफर्ट्स, गवर्नमेंट और आरबीआई का री इन्फ्लेशन, जो लास्ट टाइम हमने बात किया था, वो आएगी तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगी. इससे और नॉमिनल जीडीपी गिरने की मेरे को एक ये नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं. 8.5 शायद गिर सकता है, उसके ऊपर नीचे नहीं जा सकता है वापस. आपको आरबीआई की प्रोजेक्शन देखिए ना, अप्रैल में जून की क्वार्टर के लिए 4% का इन्फ्लेशन बताया उन्होंने.
अगर रियल जीडीपी 8% में रहती है या 7.5 में भी रहती है, राइट, 7.5 और 4 हो गया 11, 11.5। यस। तो मेरा क्या है कि नॉमिनल जीडीपी का बॉटम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों री इन्फ्लेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो डोमेस्टिकली डिसीजंस हैव बीन टेकन, उसका रिजल्ट दिखना बाकी है। और इंटरनेशनली हमारी जो बात है कि हमारी रिस्कीनेस कम हो रही है, बीटा इंटरेस्टिंग। और फॉरेनर ग्रोथ का एक मौका देख रहा है कि इंडिया में ग्रोथ, तो या वो एक्चुअल नंबर्स में दिखने लगे फ्रॉम जनवरी क्वार्टर, वो एक हो सकती है कि, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन ब्रोकरेजेस ने नेक्स्ट ईयर के लिए निफ्टी का ही ईपीएस ग्रोथ को 14% में इंक्रीज कर दिया है एक्सपेक्टेड फॉर नेक्स्ट ईयर। मगर फंड मैनेजर को एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर को उसको देखने की जरूरत है, वो खाली ये ब्रोकर की रिकमेंडेशन से नहीं डालते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे भी दिखने की एक जरूरत होती है। तो वो एक बात आकर धीरे धीरे आपको एफआई की फ्लोस, मेरा मानना है कि ये ग्लोबल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन बाय फेड प्लस रेट कट का माहौल से धीरे धीरे रिडक्शन इन द रिडेम्पशन होगा एफआईएस का। स्टेप 1। स्टेप 2, स्मॉल लेट ऑफ बाइंग विथ अर्निंग सीजन इन जनवरी, फरवरी, मार्च एंड बजट, जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। मगर जब ट्रेड डील का साइनिंग होगा तो आप एक पिवट दे सकते हो एफआई की। तो मेरे ख्याल में अब वो वर्स्ट इज ओवर, मगर कब ये वर्स्ट से निकलकर बेस्ट की ओर तेजी से बढ़ेगा वो टाइमिंग अपने हाथ में नहीं है। तो मेरा मानना है कि एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर आप स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्ट करते जाइए, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो इज द नेम ऑफ द स्टॉक मार्केट, एंड मॉडरेट इन्वेस्टर को आप उस तरह के फंड चुनिए जैसे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, जहां पे फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज भी आता है, डाइवर्सिफिकेशन भी आता है, और वो टैक्टिकली फंड को डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से, और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को मैं हाइब्रिड पे सलाह दूंगा कि मल्टी एप्लीकेशन उसमें। तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर विल बी बेटर देन दिस ईयर बाय द एंड ऑफ द ईयर एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न, but it may not happen by end of first quarter, it may not happen by end of second quarter, but definitely third fourth quarter के अंदर yes 2026 के साल के एक साल का रिटर्न 2025 के साल के रिटर्न को बीट करेगा, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत सारी पॉजिटिव खबरें, सरकार ने अपने तरकश के सारे तीर लगा दिए हैं इसमें, बट वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ट्रेड डील। और देखिए थर्सडे और फ्राइडे केवल स्टेटमेंट पर निफ्टी हमारा 2 दिन लगातार चला, केवल स्टेटमेंट, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये ना, ये पूरी बारात तैयार है चलने के लिए, सारी तैयारी हो गई, बाजे आ जाएंगे, अभी बस का इंतजार है, बस जैसे ही बस आएगी हम लोग बैठ के चल देंगे। तो मार्केट भी उसका इंतजार कर रहा है, वो कब आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 1 महीने में 2 महीने, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसा कि हम लोगों ने आज सुनी सर आपने ना कि बीटा की मास्टर क्लास हम लोगों की चलाई है कि बीटा क्या होता है, जो बार बार यूज होता है, उसको समझ लें आप लोग। और वो इतना सेफ्टी दिखा रहा है कि इंडियन मार्केट कंपैरेटिवली काफी सेफ है, जो कि काफी नीचे आ चुका है। तो हम लोग इंतजार करेंगे कि इसी 2025 में 31 तारीख से पहले अगर ट्रेड डील हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो 26 का वेलकम बहुत ग्रैंड होगा। लेकिन होप रखनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो सर थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया। और आई होप कि लोगों ने ये जो बीटा टर्म बार बार यूज करते हैं हम लोग भी बातचीत में, उसको आपने ढंग से समझ लिया होगा, निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, तरह तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, एक्सेल सीट है, एआई है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत कैलकुलेशन खुद नहीं करना, आप डालोगे आपको वैसे ही निकाल के दे देगा, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये आपने आज सीखा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम लोग फिर देखते हैं क्या तस्वीर बनती है, और फिर इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू। Alexa, mask